एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये जो एक वीडियो है इसमें हम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन वो है जो आपकी बुक में बाय द नेम ऑफ गेट सेट दिया हुआ है। In 1974, farmers digging a well in northern China accidentally discovered the terracotta army. अब ये सब क्या होता है आप फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे। अभी बस आप ये पढ़ो कि कैसे डिस्कवरी हुई चाइनीज सिविलाइजेशन की। तो होता ये है कि 1974 में जो फार्मर्स थे वो एक जो किसान होते हैं वो एक कुआं खोद रहे थे चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में, और वहाँ पे उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया क्या, टेराकोटा आर्मी। तब से लेकर आज तक आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया। आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो खुदाई नहीं होती, वो खुदाई करता है और फिर जो उसको हिस्ट्री से जब रिलेट करता है जो इंसान, दैट इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो एक्सकवेट करके उसका कंक्लूजन निकालता है, हिस्ट्री से ड्रॉ करता है वो। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने तब से लेकर आज तक हंड्रेड्स ऑफ लाइफ साइज टेराकोटा वॉरियर्स डिस्कवर किए हैं। और टेराकोटा वॉरियर्स क्या मतलब, आप यूँ समझ लो कि एक आर्मी थी चाइना की और उस आर्मी को टेराकोटा आर्मी कहा जाता था। आप यूँ समझ लो, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म थी हर एक सोल्जर की, अब आर्मी में कौन होते हैं, सोल्जर होते हैं, हर एक सोल्जर की जो यूनिफॉर्म थी वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी। किसी भी दो सोल्जर्स का सेम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था। जो आर्मी थी इट वॉज क्रिएटेड टू गार्ड द टूम्ब। ये जो यहाँ पे वर्ड है आप लोग मोस्टली टॉम्ब पढ़ते हो बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टूम्ब। तो जो ये आर्मी थी टेराकोटा आर्मी, ये बनाई गई थी जो पहले एम्परर थे चाइना के, कौन थे, किंशी हुआंग। ये कौन थे, ये फर्स्ट एम्परर थे चाइना के। तो इनका जो टूम्ब है उसको गार्ड वहाँ पे पहरा देने के लिए ये आर्मी बनाई गई थी। रीसेंट एक्सकावेशंस जो अभी रिसेंटली खुदाई वगैरह हुई है, ज़मीन खोदी गई है, उससे ये रिवील हुआ है, ये पता चला है क्या निकला है उससे, लाइफ लाइक स्टैचूज किसके, ऑफ डांसर्स एंड एक्रोबैट्स। डांसर और एक्रोबैट्स के लाइफ लाइक मतलब जीवित टाइप के स्टैचूज जो हैं वो एक्सकवेशंस में मिले हैं। अराउंड 1800 BCE अ सिविलाइजेशन, 1800 BCE के आसपास एक सिविलाइजेशन शुरू होती है, स्टार्ट होती है चाइना में। कहाँ पर, रिवर हुआंग हो। तो अगर आपको याद हो, मैंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी, रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी वो किसी रिवर से शुरू हुई थी। जैसे मेसोपोटामियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वैसी एक सिविलाइजेशन चाइना की थी, चाइनीज सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। और वो शुरू कहाँ से हुई थी, अलोंग द रिवर हुआंग हो। जो ये रिवर थी ये वाटर प्रोवाइड करती थी किसके लिए, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स उगाने में, खेत कह रही हूँ मैं, जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होती है, उसको कल्टीवेट करने के लिए जो पानी चाहिए होता है, इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है, वो हमें हुआंग हो रिवर से मिला। हुआंग हो जो रिवर है उसको सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बारी क्या होता है, मोस्ट ऑफन जो होता है वो ये होता है कि जो कोर्स होता है उस रिवर का वो फ्लड्स के बाद बदल जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स और इरिगेशन कैनाल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ उसका कोर्स जो है वो बदल जाता है फ्लड्स के बाद, जिसकी वजह से जितनी भी फसल होती है वहाँ पे, क्रॉप्स होते हैं, इरिगेशन कैनाल्स होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसके बावजूद जो एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो हैवीली डिपेंडेंट थी हुआंग हो रिवर पे। एक बारी आई जस्ट वांट कि आप शांग डायनेस्टी का भी पढ़ लो, फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ हुआंग हो वैली रिवर मैप पे। द शांग डायनेस्टी यूनाइटेड अ मेजर पार्ट ऑफ चाइना। तो इसमें देखो ये जो ये चैप्टर है आपको डिटेल्ड उसकी जो किंगडम्स वगैरह थे उसके बारे में इतना नहीं बताया गया, पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन को एक ब्रॉड व्यू में बताया गया है, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया कि कौन सी डायनेस्टीज वगैरह थी मेजर। तो एक मेजर डायनेस्टी जो चाइनीज सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा कभी भी आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे इन हायर ग्रेड्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शांग डायनेस्टी थी। दिस यूनाइटेड अ मेजर पार्ट ऑफ चाइना अंडर वन रूलर। तो चाइना का जो मेजर पार्ट था वो वन रूलर के अंडर लाया गया, किस डायनेस्टी के द्वारा, शांग डायनेस्टी के द्वारा। और जो द शू और जू डायनेस्टी सक्सीडेड द शैंक्स के बाद कौन सी डायनेस्टी थी, शू और जू डायनेस्टी। और कब की बात है ये बात है हमारी 12th सेंचुरी BCE की। अब जो शू डायनेस्टी थी इसने कब तक रूल किया, इट रूल टिल द 3rd सेंचुरी BCE। Many more dynasties followed
ठीक है। शांग डायनेस्टी के बाद शू डायनेस्टी, उसके बाद और भी बहुत सारी डायनेस्टीज कंटिन्यू हुई और हर एक डायनेस्टी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन द प्रोग्रेस ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा मैप पे दिखा देती हूँ। दिस इज़ द रिवर हुआंग हो, ये आपका मैप है, ये देखो ये चाइना है, ये चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस पार्ट में आपको मिलेगी शांग डायनेस्टी। और इसमें तो बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं दिखाया गया है, पर काफ़ी हद तक जो मेजर पार्ट था चाइना का, बहुत मेजर जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था चाइना का, वो शांग डायनेस्टी ने ही कवर किया था। अब बात करें अगर सोसाइटी की, तो सोसाइटी में यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे क्लासेस हुआ करती थी, सोशल क्लास, सोशल लैडर कैसी होती थी। सबसे पहले जो किंग थे, ही हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। फिर आते थे नोबल्स, किंग की जो थी वो हाईएस्ट पोजीशन थी, तो आई विल राइट इट, चलो ये नंबर 1 था। फिर आते थे नोबल्स। नोबल्स कौन होते थे? दे यूज टू असिस्ट द किंग, मतलब किंग के जो असिस्टेंट, मतलब उनकी जो हेल्प किया करते थे, मिनिस्टर्स वगैरह। देन थर्ड नंबर पे आते थे मर्चेंट्स। थर्ड नंबर पे ये पूरी कैटेगरी आती है, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स, ये तीनों तीन थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सबसे बॉटम पे कौन थे? एट द बॉटम वर द स्लेव्स, तो जो स्लेव्स हैं वो पॉइंट 4 पे आते हैं। फार्मर्स जो थे वो पॉपुलेशन के बल्क थे, मतलब मोस्टली जो लोग हुआ करते थे, पॉपुलेशन जो जनता होती थी वो फार्मर्स होते थे। अब मैं आप जरा ये सोशल हायरार्की दिखा रही हूँ, आप लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट नंबर पे किंग था, फिर नोबल्स थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिर सेकेंड नंबर पे आप, थर्ड नंबर पे आपके आते हैं आर्टिसंस, फार्मर्स, और यहाँ पे वॉरियर लीडर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर मर्चेंट्स कर दो। फिर फोर्थ नंबर पे हमेशा इसके बॉटम पे कौन होते हैं? स्लेव्स। ये चीज़ याद रखना, चाइनीज सिविलाइजेशन के टॉप पे कौन था, सेकंड पे कौन था और लास्ट पे कौन था। ठीक है, किंग, नोबल्स, बीच में फार्मर्स, मर्चेंट्स, सारे जो ट्रेडर्स वगैरह थे। फिर फोर्थ नंबर पे आके एकदम लास्ट में आपके आते हैं स्लेव्स। इसे सोशल हायरार्की कहते हैं। ठीक है, जो फैमिली थी, लोग किस में रहा करते थे? इन स्मॉल क्लान्स। ठीक है, क्लान्स बहुत छोटे, एकदम ही छोटा झोपड़पट्टी टाइप जो घर होते हैं उसको हम क्लान्स कहते हैं। ठीक है, फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट था, और जो हेड ऑफ द फैमिली जो भी होते थे, ही और शी वाज हाईली रिस्पेक्टेड, मोस्टली ही। जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, वो अपने एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे। जो चाइनीज थे वो अपने एंसेस्टर्स को वेनरेट करते थे, मतलब टू हैव, यहाँ पे मैंने आपका मीनिंग लिख रखा है, टू हैव एंड शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओल्ड, होली और वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत रखना या दिखाना, और किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको माना या तो बूढ़ा, पुराना, ओल्ड, या फिर होली, बहुत सीक्रेट सा माना जाता है, या फिर बहुत ज़रूरी माना जाता हो। तो एंसेस्टर्स कौन होते हैं? पूर्वज। आई होप इतना आपको पता होगा। रिलीजन, जो लोग थे चाइना के, दे यूज टू वर्शिप द फोर्सेज ऑफ नेचर। एंसेस्टर वर्शिप जो थी वो कॉमन थी। एंसेस्टर वर्शिप मतलब जो उनके पूर्वज थे उनको वर्शिप करना। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना अभी, वेनरेट करना। वेनरेट मीन्स होली, उनको सीक्रेट कंसिडर किया था, तो उनकी पूजा की जाती थी। दे यूज टू बी वर्शिप्ड। नेचर, फोर्सेज ऑफ नेचर, एंसेस्टर वर्शिप वॉज कॉमन। और ये माना जाता था कि आफ्टर डेथ जो एक ह्यूमन बीइंग था, जो एक इंसान था, वो एक और पावरफुल सोल में कन्वर्ट हो जाता था, टर्न हो जाता था, जिसको वर्शिप किया जाता था। ओरेकल्स और जो प्रीस्ट थे, जो प्रीस्ट पुजारी वगैरह होते थे, पंडित पुजारी वगैरह, तो दे यूज टू बी दे वर हाईली रिस्पेक्टेड। और जो प्रीस्ट थे, ऐसा माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज टच में होते हैं भगवान से। इसलिए जो जिन लोगों को अपना फ्यूचर जानना होता था, अपना आगे कैसा होगा उनकी ज़िंदगी, उसके बारे में जानने के लिए लोग किसे कंसल्ट करते थे? प्रीस्ट को। ठीक है, लेटर आगे चल के बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म एज द रिलीजन एक्सेप्ट किया। इसका कन्फ्यूशियनिज्म और टाओइज्म क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। एक फॉर्म ऑफ रिलीजन कह लो, फिलॉसफी की तरह वो शुरू हुए थे, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली लोगों ने उसको अपना रिलीजन मानने लगे। ठीक है, लाओ ज़ू इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टाओइज्म। ये लाओ ज़ू की फोटो है, इनको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ टाओइज्म। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। कन्फ्यूशियनिज्म क्या है? फिलॉसफी प्रीच बाय कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस एक इंसान थे, एक बहुत ही फेमस थिंकर और प्रीचर थे। प्रीचर मतलब कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता था तो वो मैसेज प्रीच किया करते थे, कुछ पढ़ाया करते थे, कुछ सिखाया करते थे, और बहुत फेमस ये थिंकर थे, सोचने में बहुत अच्छे थे। ये एक फिलॉसफी थी जो इन्होंने प्रीच करी थी लोगों को, और लोगों को इतनी पसंद आई, फिर इतना ज़्यादा वो फेमस हुई कि जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने उसको अपना एज अ रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया।
सिमिलरली टाओइज्म भी एक फिलोसफी के तहत शुरू हुआ था बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ लाओजू। लाओजू की मैंने अभी आपको ऊपर पिक्चर भी दिखाई। तो ये हु लिव्ड अ लिटिल बिफोर कॉन्फ्यूशियस, तो इसका मतलब जो कॉन्फ्यूशियस हैं वो बाद में मरे हैं, जो लाओजू हैं वो उनसे पहले मर गए थे, ठीक है। कमिंग टू ऑक्यूपेशंस, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। मोस्टली जो लोग हुआ करते थे वो एग्रीकल्चर करते थे। मैंने आपको भी ऊपर बताया कि जो फार्मर्स हुआ करते थे दे यूज टू बी द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन। जो फास्ट इरिगेशन नेटवर्क था उसकी वजह से क्या हुआ, वास्ट इरिगेशन नेटवर्क क्यों था, क्योंकि जो ये वैली थी वो शुरू हुई थी अलॉन्ग द वैली ऑफ रिवर हुआंग हो। वास्ट इरिगेशन नेटवर्क की वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करने में हेल्प हुआ। कौन कौन से मेन क्रॉप्स थे ये मैं आपको यहाँ पे इमेज के साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हो कि सारी वो इमेजेस हैं। सो द फर्स्ट इमेज इज राइस, ये एक मेन क्रॉप था। सेकेंड वॉज वीट, बार्ले। वीट बार्ले सेम लग रहा होगा पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वीट, बार्ले, सोरगम, मिलेट्स। अगेन सोरगम और मिलेट्स सिमिलर लगते हैं पर डिफरेंस होता है। ये सोरगम है, ये मिलेट है। देन कम सोयाबीन, सोयाबीन आप सबको पता होगा। देन टी। ये सारे मेन क्रॉप्स थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो चलो लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। चाइनीज जो थे दे वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट टी। पूरी दुनिया में सबसे पहले चाय कहाँ से आविष्कार किया गया था, चाइनीज ने किया था। और जो इनिशियली क्या था, जो टी लीव्स थी उनको यूज़ किया जाता था एज मेडिसिन, बट लेटर टी जो है वो एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक बनी। और बहुत सेंचुरीज तक चाइना सिर्फ एक लौता सोर्स था फॉर टी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए एक लौता सोर्स फॉर टी वॉज चाइना। बात करिए सेरिकल्चर की। सेरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सिल्क फार्मिंग, फार्मिंग ऑफ द सिल्क, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप का फार्मिंग। सेरिकल्चर है सिल्क फार्मिंग। चाइनीज़ जो थे वो दुनिया में पहले थे जिन्होंने सिल्क बनाया। तो चाइनीज़ लोग, आपको पता भी होगा, बहुत सारे आविष्कार होते हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें फर्स्ट चाइना ही होता है मोस्टली, ठीक है। कभी अमेरिका होता है, मतलब मोस्टली आप देखो कहीं ना कहीं चाइनीज़ होते हैं। सो चाइनीज़ सबसे पहले टी डिस्कवर करी थी, बनाई थी। और जो सिल्क था वो भी पहली बारी उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने सिल्क वॉर्म्स को रियर किया था ऑन मलबरी ट्रीज। मलबरी ट्रीज में जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको रियर करके सिल्क बनाया था। जो वीवर्स थे उन्होंने थ्रेड से क्लॉथ को वीव किया। चाइनीज सिल्क वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। चाइनीज सिल्क जो है वो पूरी दुनिया में फेमस था और बहुत लंबे समय तक ये चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बना रहा चाइना में, ठीक है। ये मैंने यहाँ सेरिकल्चर की इमेज लगाई है, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे वीविंग करी जा रही है, यहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा है सिल्क, यहाँ पे थ्रेड वगैरह का सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब मोर टू नो में आपकी देखें बुक में क्या दिया गया है। जो चाइना में लोग हुआ करते थे वो करीबन 2000 साल पहले एक गेम खेलते थे। आप स्पेलिंग पे प्लीज़ ध्यान देना, TSUCHU। तो ये एक गेम था एंड जो इसे कहा जाता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल का जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं चाइना से ही लिंक्ड है। जो ये गेम था ये लोग खेला करते थे, इट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, चाइनीज पीपल प्लेइंग फुटबॉल, दिस गेम विच इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल। और जो ये गेम है इसमें इन्वॉल्व करते थे किकिंग एन इन्फ्लेटेड लेदर बॉल, एक फूली हुई, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ। उस लेदर बॉल हुआ करती थी और वो इन्फ्लेटेड होती थी और इट यूज टू बी किक्ड थ्रू अ होल इन अ सिल्क नेट। ऐसे ही होता है आज के समय में भी मोस्टली, बट वही है, वो अर्लिएस्ट फॉर्म था, भी थोड़ा एडवांस हो गया है। बात करी जाए मेटल वर्क की, पहले आप यहाँ पे देख लो, ये सारे मेटल वर्क हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा फेमस है चाइनीज़ के द्वारा किए गए। मेटल वर्क, जो चाइनीज़ क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने स्पेशलाइज्ड किस में थे, वो दे वर स्पेशलाइज्ड इन मेटल वर्क। मेटल के काम में वो स्पेशलाइज थे। ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है इट वॉज हाईली डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थे वो लोग। ब्रॉन्ज कास्टिंग में जो लोग थे बहुत सारा ब्यूटीफुल स्टैचूज, वेपन्स और ब्रॉन्ज वेसल्स जो कि सजे हुए होते थे विद फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड ड्रैगन्स वो बनाया करते थे। और उन्हें आयरन स्मेल्टिंग भी आती थी। आयरन स्मेल्टिंग क्या होती है? आयरन स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू एन ओर टू एक्सट्रैक्ट अ बेस मेटल। तो ये स्मेल्टिंग की डेफिनेशन है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो अभी आप लोगों को ओर के बारे में पढ़ा नहीं है, बट इट इज समवॉट सिमिलर टू मिनरल। आपने मिनरल सुना होगा जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से, तो वैसे ही ओर होता है, ठीक है। अभी आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे इन 7th ग्रेड क्या होता है। तो जब आप ओर को हीट करते हो, उसमें हीट अप्लाई करते हो, क्यों? एक बेस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज
स्मेल्टिंग। लेकिन अगर आप आयरन ओर को, आयरन या कोई भी चलो ओर है, क्योंकि ओर में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, तो ओर है उसमें आपने हीट अप्लाई किया जस्ट टू एक्सट्रैक्ट आयरन, तो वो हो गया आयरन स्मेल्टिंग। पॉटरी मेकिंग क्या होती है, चाइनीज जो है वो ब्यूटीफुल ग्लेज पॉटरी बनाया करते थे फ्रॉम पोर्सिलिन। पोर्सिलिन इट इज अ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ मटेरियल, ठीक है। उससे ब्यूटीफुल ग्लेज पॉटरी वो लोग बनाया करते थे। बहुत सारे लॉट ऑफ आइटम्स उन्होंने क्राफ्ट करे, जैसे कि वासेस, जार्स, कप्स, सॉर्सर्स एंड बोल्स। जो वेसल्स वो लोग क्राफ्ट करते हैं उन्हें चाइना वेयर कहते थे। आप अपने घर में किसी से पूछना, मम्मी से, नानी से, दादी से, दे वुड नो अबाउट इट, चाइना वेयर, ठीक है। चाइना के जो सामान होते हैं चाइना वेयर, सॉरी, जो चाइना के जो वेसल्स होते हैं वो चाइना वेयर कहलाते हैं। दे हैड अ ग्लॉसी सरफेस, बहुत ग्लॉसी चमकता हुआ सरफेस होता था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के आपने डिज़ाइन में कभी देखा होगा, मतलब डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हुआ करते थे और होते हैं अभी भी। बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सरफेस होता है और डेकोरेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा विद पिक्चर्स एंड अदर कलरफुल डिज़ाइंस। जो वुड वर्क था, तो जो चाइना है, टिम्बर क्या होता है, टिम्बर आपको पता होगा, स्टिल आई एम शोइंग, एक ऐसा वुड विच इज़ सूटेबल फॉर कारपेंट्री, ठीक है। इनसे आप फर्नीचर वगैरह बना सकते हो, उसके लिए सूटेबल एक लकड़ी वुड। चाइना जो थी वो रिच थी टिम्बर में, इसलिए टिम्बर से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। जो पैलेस वॉल्स थी वो पॉलिश वुड से बनाई गई थी। और जो चाइनीज है दे ऑल्सो यूज टू क्राफ्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वुड इनलेड विद आइवरी। आइवरी आपको पता है, आइवरी जो होती है उसको साथ में वुड के आइवरी को इनलेड करके, मतलब उसमें आइवरी का भी इस्तेमाल करते थे और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स क्राफ्ट करते थे फ्रॉम वुड। अब जो ट्रेड थे, चाइना का जो ट्रेड रिलेशंस था वो किसके साथ था, इजिप्ट के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था, पर्शिया के साथ था और इंडिया के साथ भी था। पर्शिया नथिंग बट मॉडर्न ईरान। कैरावान्स यूज किए जाते थे फॉर ट्रेड। कौन से क्या कहते हैं मेन आइटम्स थे एक्सपोर्ट के, ये मैं आपको बता देती हूँ। यस, मैंने भी आपको बताया था सिल्क होता है एक इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया आपका सिल्क इंपॉर्टेंट होता है, एक चीफ आइटम था, मेन आइटम था एक्सपोर्ट का। चाइना वेयर, टी एंड पेपर, ठीक है। मैंने आपको इमेजेस दिखा दी हैं। अगेन आपको फोटोज वगैरह चाहिए तो यू कैन, और बल्कि जो पूरा नोट्स इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेजर अचीवमेंट्स की बात करी जाए इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इट इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर फीट ऑफ द चाइनीज। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा। ये ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर फीट है चाइनीज की। ये कब बनाई गई थी, 3वीं सेंचुरी BCE में बनाई गई थी टू कीप द नॉर्दर्न बॉर्डर सेफ। जो चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उन्हें ट्राइबल अटैक्स, मतलब जो ट्राइब्स अटैक कर देती हैं इधर उधर की ट्राइब्स, उनसे बचाने के लिए, नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए, ताकि अचानक से कोई भी ना ऐसे हमारे कंट्री में सिविलाइजेशन में घुस कर आ जाए, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया। तब जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इट इज अबाउट 8,850 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये रन करता है ओवर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। नियरली 10,000 वॉच टावर्स हैं, स्प्रेड हैं पूरे वॉल की लेंथ पे। और इसमें जो वॉच टावर्स है उसमें क्या होता था, सोल्जर्स रहा करते थे इन वॉच टावर्स में और ध्यान देते थे, नजर रखते थे अपनी जो भी दुश्मन होते थे उनकी एक्टिविटीज पर। चाइनीज जो है वो मेनी पगोडाज, दे ऑल्सो बिल्ड मेनी पगोडाज। एंड व्हाट इज दिस, दे वर टेम्पल्स वेयर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म प्रेड। सिर्फ बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो प्रे किया करते थे, कहाँ पे, इन द टेम्पल्स। और वो टेम्पल जो है उनको स्पेशल नाम दिया गया पगोडास। जो ये पगोडास थे दे वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और अभी भी आपको चाइना में ये मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये जो है ये वॉच टावर्स कहलाते हैं। यहाँ पे सोल्जर्स रहा करते हैं, जैसे पूरी जो ये लेंथ है इसमें पूरे में फैले हुए हैं वॉच टावर्स और इसमें सोल्जर्स रहा करते थे। दे यूज्ड टू कीप अ वॉच ऑन द एनिमी एक्टिविटीज़। और ये हैं पगोडास जहाँ पे बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स थे वो प्रे करते थे। अब बात करी जाए साइंस में कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, तो साइंस में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है चाइनीज़ का। और उन्होंने ऑलमोस्ट साइंस की हर एक ब्रांच में, साइंस की भी ब्रांचेस होती हैं अगर आपको पता हो तो, साइंस की जो मेजर 3 ब्रांचेस होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता चल गया होगा, अभी आप 6th में आ गए हैं। वो होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री से आई रिमेंबर नाउ, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, वो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो वो भी बहुत जल्द आई गेस विद इन 1 वीक और सो मेरे चैनल पे आउट होगा, आप पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को भी। कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, जो चाइनीज़ थे वो दोनों कैलेंडर्स यूज़ करते थे, सोलार भी और लूनर कैलेंडर भी। दे कुड प्रिडिक्ट इक्लिप्सेस एंड द अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, दे आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
इक्लिप्सेस को प्रिडिक्ट कर सकते थे और अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स को भी। दे ऑल्सो इन्वेंटेड द सीस्मोग्राफ टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक। सीस्मोग्राफ बहुत कम लोगों को पता होगा। इट इज सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप जब अर्थक्वेक आता है तो उसका मोशन क्या है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। कुछ और चाइनीज के इन्वेंशंस कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक कंपस, गन पाउडर, व्हील बैरो, अम्ब्रेला एंड काइट। अगेन फोटो में आपको दिखा देती हूँ, ये रही सारी वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कौन कौन से थे। काइट, अम्ब्रेला, व्हील बैरो, गन पाउडर, दिस इज अ सीस्मोग्राफ, ये मैग्नेटिक कंपस है, ठीक है। चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स है, पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी गई है। हर एक जो पिक्चर है वो एक रिप्रेजेंट करती है एक शब्द या फिर कोई एक आइडिया। जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है टॉप टू बॉटम। और बीइंग अ डिफिकल्ट स्क्रिप्ट, जो एडुकेशन है बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट थी एडुकेशन जब चाइनीज सिविलाइजेशन थी तब भी, और इस वजह से जो एडुकेशन है वो बहुत कुछ लोगों तक ही पहुंच पाई, उन्हीं का सौभाग्य हुआ, प्रिविलेज हुआ। और जो लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं फैल पाई। जो चाइनीज़ हैं दे रोट ऑन बैम्बू प्लेट्स, एनिमल बोन्स और सिल्क क्लॉथ। किस पे लिखा करते थे? बैम्बू प्लेट्स, एनिमल बोन्स और सिल्क क्लॉथ पे विद अ ब्रश। किससे लिखते थे? विद अ ब्रश मेड ऑफ कैमल हेयर। कैमल के जो बाल होते हैं ना, हेयर, उससे एक ब्रश बनाया करते थे और उससे लिखा करते थे वो ऑन बैम्बू प्लेट्स, एनिमल बोन्स एंड ऑन सिल्क क्लॉथ। इसकी वजह से जो राइटिंग है ना, इट यूज टू लुक लाइक अ पेंटिंग, कि व्हेन यू राइट विद अ ब्रश इट विल ऑटोमेटिकली वो आपको एक पेंटिंग की तरह नजर आएगी। तो जो लेटर है, बाद में क्या हुआ, जो चाइनीज़ हैं वो पेपर पे लिखना शुरू हो गया। और जब ऐसा हुआ तब जो पेपर है इट बिगेन द चीफ आइटम और द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट मतलब कुछ चीज़ आपके पास है और वो बाकी कंट्रीज में उसकी कमी है और वो आपसे मांग रहे हैं तो आप उन्हें दे सकते हो, ठीक है, और बदले में दे पे यू बैक। द सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन चाइना वॉज वेरी एडवांस। जो सिविलाइजेशन चाइना में डेवलप हुई बहुत ज़्यादा एडवांस थी और उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। मैन काइंड का जो प्रोग्रेस उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पूरा चाइनीज सिविलाइजेशन, जो चैप्टर इज डन। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, थोड़ा छोटा चैप्टर है, आप ईजिली इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन डेप्थ चीज़ें नहीं हैं। सो और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जो आप चाहें। एंड कमिंग टू अनदर पॉइंट, आपको किसी भी चैप्टर की क्लास 6 की वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आ पाऊँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या और नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।